Hello, my dear students. Welcome on day 44. Day 44. Notice it. It is the last video for this session. ओके ये अब नीट का जो अपना कोर्स था उसका लास्ट वीडियो है और इसमें हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक शेल एंड कंडक्टेंस. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रोकेमिकल शेल. तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि हमें किस तरह से अब आगे स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है. ठीक है, तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट वीडियो इलेक्ट्रोलाइटिक शेल एंड कंडक्टेंस. Electrolytic cell. We have studied electrochemical cell in previous video. तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो तो वही होता है, उन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. तो अब देखिए बेटा, डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी हम जानते हैं. तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है. इलेक्ट्रोलाइसिस आप सब समझते हो ना, जैसे हमने कोई भी वेसल लिया और उसमें हम क्या लगाते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इस तरह से उसको अटैच कर देते हैं. ठीक, ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. जैसे एक्वस कॉपर सल्फेट ले लिया मान लो, उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कैथोड और एनोड पर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, तो अपन पहले एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको. फर्स्ट सपोज फर्स्ट एग्जांपल इज molten NaCl, fused NaCl, मतलब एक्वस सॉल्यूशन नहीं है. ओके, तो NaCl will electrolyze into Na plus and Cl minus. So at anode Cl minus forms Cl2 and releases 2 electrons. Right? At cathode Na plus gets 1 electron to form sodium metal. So this is the ordinary case, very ordinary, कि जो कैथोड एनोड पर एक एक सब्सटेंस थे, आयन थे जो कैथोड एनोड पे कलेक्ट हो गए. ठीक है, तो क्लोरीन एट एनोड, सोडियम एट कैथोड, ये हमने किया. अब हम बात कर रहे हैं सेकंड एग्जांपल की. नाउ आई एम टेकिंग एक्वस NaCl. सो क्या डिफरेंस क्रिएट होगा वो हमें देखना है बच्चों. अब यहां पे एक चीज पहले लिख दीजिए कि प्लेटिनम यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. ये पहले बोल दिया. एक्वस NaCl, तो देखिए दो काम है यहां पर. NaCl एंड वाटर बोथ इलेक्ट्रोलाइज्ड इनटू देयर आयंस, तो ऐसे हो गया Na plus Cl minus H plus and OH minus. नाउ टू कंटेस्टेंट फॉर ईच इलेक्ट्रोड. एनोड के लिए भी दो कंटेस्टेंट है, जैसे Cl minus and OH minus, एज वेल एज फॉर कैथोड H plus and Na plus. तो एनोड पर कौन जाएगा बच्चे? Cl minus. अगेन वही रिएक्शन, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. और यहां पर देखिए कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे इस बार बच्चों क्या होगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हाइड्रोजन गैस. डिफरेंस देखिए, व्हेन वी टेक molten NaCl then sodium is formed at a cathode, while when we are taking aqueous NaCl then hydrogen is obtained at cathode, not metal. Okay, and finally जो रेसिडुअल Na plus and OH minus ions जो बचे हुए हैं they will form NaOH. तो ये NaOH की प्रिपरेशन का मेथड भी हो सकता है, क्लोरीन का मेथड हो सकता है. तो ये डिफरेंट शेल होते थे जो कई काम में आते थे. तो अब कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा पहले, तभी तो मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूं कि किस तरह से होता है. ये हो गया. तो यहां पर एक तो थ्योरेटिकली हमें स्ट्रांग होना होगा. कोई ये पूछेगा हमें कि व्हाई हाइड्रोजन नॉट मेटल, तो इसका आंसर पहले आना चाहिए. दूसरी चीज ये होगी कि आंसर हमें पता होना चाहिए कि कौन बनेगा पहले, क्योंकि वैल्यूज तो सबकी पता नहीं होगी ना, कुछ जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं. तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं यहां पर, उस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में फीड कर लेना है. दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल. इट इज अ वैल्यू फॉर पर्टिकुलर आयंस, फॉर एवरी आयन इट इज डिफरेंट. ठीक है, सो वी कैन से लेस द discharge potential, more the tendency to discharge, more the tendency to discharge.
ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी में क्वेश्चन आता है, थ्योरी के क्वेश्चन से बहुत रॉन्ग होते हैं बेटा नीट में सब जगह। अगर ये क्वेश्चन आया कि व्हेन aqueous NaCl is electrolyzed using platinum inert electrode, then what will form at cathode? तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन, नीचे लिखा होगा Y। तो अब क्वेश्चन आ गया, उसमें अब आपको ऑप्शन बताना है इसका। जैसे एसर्शन रीजन में आता था कि हाइड्रोजन फॉर्म होता है, अब हाइड्रोजन क्यों फॉर्म होता है उसका रीजन देना होगा। तो हम यहाँ कहेंगे द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H+ आयंस इज लेस देन दैट ऑफ Na+ आयन। क्लियर है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा उसकी वहां पर इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एनायंस एज इट इज Cl- and OH-। so we can say discharge potential of Cl- is less than that of OH-। that's why chlorine is formed। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता होगा, वैल्यू थोड़ी याद है, नहीं पता करना है। मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बता रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, जिससे आपको क्वेश्चंस तो आपको तुरंत आंसर तो आपको पता लग जाएंगे। बस उस आंसर के लिए आपको ये आंसर जो है जो मैंने अभी बताया है इसको मैनिपुलेट करके वहां पे पुट करना है, राइट। तो एग्जामिनेशन ट्रिक यही है, ठीक है। तो पहले तो ये पता लगा, दो एग्जाम्पल देखे हमने। देखिए नेक्स्ट, यहां पर देखो बच्चों, कंक्लूजन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। यहां पर सपोज aqueous copper sulfate is taken and using platinum electrode, again going, so in this reaction copper sulfate and water both get electrolyzed, Cu2 plus and SO4 2 minus, as it is H plus and OH minus ion। so at anode and at cathode, तो ये एनोड के लिए क्या है, OH माइनस एंड सल्फेट। तो यहां पर मुझे पता है जैसे OH माइनस आयन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो लेस होता है, तो यहां पर मैं कहता हूं कि OH माइनस आयन जो है, जैसे 4OH माइनस लेना पड़ेगा आपको, तो ये क्या बनाएंगे बेटा, 2 वाटर प्लस O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहां पर कौन सी गैस बन जाएगी, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी 1 मोल। और यहां पर कैथोड पर कौन जाएगा, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। ये आंसर पता होने पर है सब चीजें, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्रैक्टिकली कॉपर इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, तो अब आंसर तो दे करेंगे। कोई बोलेगा व्हाई कॉपर, व्हाई नॉट हाइड्रोजन, देन हम क्या बोलेंगे, बिकॉज द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 प्लस इज लेस देन दैट ऑफ H प्लस, दैट्स व्हाई कॉपर इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड नॉट हाइड्रोजन, राइट। एज इट इज अपन दूसरा आंसर भी सेट कर सकते हैं। तो अब ये तो पता लग गया, आंसर के लिए तो आप प्रिपेयर हैं, आप ये आंसर आप लिखेंगे। लेकिन बच्चों पहले ये पता होना चाहिए कि जो मैं आपको ये कंक्लूड कर रहा हूं इस चीज को पढ़ लीजिए, बस दिस इज द अल्टीमेट थिंग। तो मैंने कंक्लूजन आपके लिए बनाया, देखिए, जब भी किसी एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। तो उसमें आपको देखना है एनायन कौन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अगर क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तब तो क्या बनेगा, एनोड पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बनेगा। अदरवाइज हमेशा क्या बनेगी, O2। तो हो गया ना काम हमारा। इन प्रीवियस एग्जांपल वी हैव टेकन NaCl, तो क्लोराइड, दैट्स व्हाई क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, सॉरी एनोड, व्हाइल इन दिस केस कॉपर सल्फेट, सल्फेट इज नॉट क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, सो ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। बस ये रिएक्शन याद रखनी है कि 4OH माइनस से इस तरह से ये बनता है, हाइड्रोजन होता है तो H प्लस बनता है, मेटल होता है तो मेटल बनता है, सीधी सीधी बात है। तो आपको बस इतना लिमिटेड चीज बता दी मैंने आपको, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होंगे तो ही वो बनेंगे, अदरवाइज हमेशा ही क्या बनेगा, ऑक्सीजन। एनोड का तो काम हो गया पक्का। अब कैथोड पर भी देखिए, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, जनरली आप याद करिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स या कुछ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लाइक एल्यूमिनियम है। तो ये जब होते हैं तो जब क्या बनता है, हमेशा कैथोड पर क्या बनती है, हाइड्रोजन बनती है, नॉट मेटल्स। ये सिर्फ याद करने के लिए है, आंसर सेट है हमारे पास। क्यों का आंसर अपने पास है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो भी पूछेगी पहले ये डिस्चार्ज क्यों हुआ, तो हम कहेंगे इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस है, बस दैट्स ऑल, सारे आर्गुमेंट ही खत्म हो जाएंगे। तो अब यहां देखिए मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। अब मेरे ख्याल से आप पॉज करके पहले आप आंसर लगाइए इसके कि वी आर इलेक्ट्रोलाइजिंग Na2SO4, aqueous Na2SO4 using platinum electrode. So what will be the product at cathode and anode? Tell me. Na2SO, देखिए पहले मैं कैथोड के प्रोडक्ट की बात करता हूं। आपने पॉज करके एक बार आंसर लगा लिया, नहीं तो लगा लीजिए फिर चेक करें। यहां पर कौन है, सोडियम, ये पोटेशियम, यहां पर कॉपर और यहां सिल्वर। तो फर्स्ट टू जो है एस ब्लॉक के हैं,
तो फर्स्ट 2 में कैथोड पर क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इन केसेस में क्या नहीं बनेगा, मेटल नहीं बनेगा। जबकि कॉपर और सिल्वर ये डी ब्लॉक के हैं, तो इन केस में क्या बनेगा, मेटल बनेगा। तो कितना इजी है, देखो हो गया ना, बहुत इजी। दूसरा देखिए एनोड पर, यहां पर देखिए बच्चों सल्फेट और यहां पर नाइट्रेट, तो सल्फेट और नाइट्रेट है, मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में से नहीं है, तो यहां पर दोनों ही केसेस में फर्स्ट और फोर्थ केस में क्या बनेगा, O2 गैस बनेगी। और बीच में देखिए KBr, यहां ब्रोमाइड है, यहां आयोडाइड है, तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और एक NaCl देखा था तो उसमें क्लोरीन बना था। आगे सबको समझ में, 2 बार देख लीजिए वीडियो को अच्छे से और याद कर लीजिए। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि क्या बनने वाला है, तो आप कभी भी डिफीट में आने वाले नहीं है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ओके, वेरी नाइस। बट ये होने के बाद भी मैं चाहूंगा कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जो और आने चाहिए अपने को। जैसे देखिए बच्चों, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, सेम इलेक्ट्रोलाइट, उसी इलेक्ट्रोलाइट का मेटल अगर इलेक्ट्रोड के रूप में काम में आए तो क्या होगा। देखो, तो एनोड पर और कैथोड पर, कैथोड की रिएक्शन तो वही रहेगी, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। लेकिन एनोड की रिएक्शन इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, मतलब इस बार ये सेम रिएक्शन ही दोनों साइड होगी, ऐसा मान लीजिए बस। कॉपर टू कॉपर 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर, बस सेम। सिल्वर होता तो यही Ag टू Ag प्लस Ag प्लस टू Ag, ये ध्यान रखना है। और ये हम कहाँ यूज करते हैं, व्हेन कॉपर का प्योरिफिकेशन करते थे, आप याद करिए मेटलर्जी में, तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्योर कॉपर का कैथोड लगाते थे, इम्प्योर कॉपर का एनोड लगाते थे, और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर। तो जो प्योर कॉपर होता था सारा, वो सारा का सारा इम्प्योर से हटकर किस पर, कैथोड पे कलेक्ट हो जाता था, और कुछ इंप्योरिटीज सोल्यूबल हो जाती थी, कुछ एनोड के नीचे इकट्ठा होती थी, उन्हें एनोड मट बोलते थे, सब याद है ना। तो कॉपर का इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिकली काम में आता है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एक ही एग्जांपल है, एक्वस NaCl यूजिंग मरकरी का कैथोड यूज किया आपने, तो ये एक स्पेशल केस है। तो बच्चों देखो, यहां पर एनोड पर तो ये क्लोरीन ही जाएगा, तो उससे तो क्लोरीन गैस बन जाएगी। लेकिन कैथोड पर इस बार हाइड्रोजन नहीं जाएगा बच्चों, कौन जाएगा, Na+। उसका भी रीजन बता दो, Na+, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो मरकरी का है उसके साथ क्या बनाएगा बच्चों, NaHg, सोडियम अमलगम। ये क्यों हुआ, यहां पर हाइड्रोजन क्यों नहीं गया, डिस्चार्ज पोटेंशियल तो H+ का कम था, लेकिन ये क्यों गया है, बिकॉज इट कैन रिएक्ट विद मरकरी, और उसके साथ एक अलॉय बनाता है, जिससे मरकरी के साथ जो भी मेटल के अलॉय बनते हैं दैट आर कॉल्ड सोडियम अमलगम, पोटेशियम अमलगम, या फिर जिंक अमलगम, ऐसे होते हैं। तो ये अमलगम बन गया। तो अब अमलगम बनने के बाद क्या करना होता है, ये NaHg आप कलेक्ट करते हैं और इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, NaOH प्लस H2 गैस प्लस E2H, ये इस तरह से क्या होता है, NaOH बनाने का मेथड है। ये आपको याद है, ये एक सेल होता है S ब्लॉक में, आपने देखा है, कास्टनर केल्नर सेल, उसका प्रोसेस है, उससे NaOH बनाने का मेथड है। तो ये सोडियम अमलगम वाला प्रोसेस भी हम याद रखेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस की पूरी बातें क्या हो गई, अब कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप देख लीजिए। उसके बाद आता है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। स्टेटमेंट आपको सबको याद है कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब करंट पास करते हैं तो उससे कैथोड या एनोड पे कोई सब्सटेंस ऑब्टेंड होते हैं, और उन सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है ग्राम में, W, वो जितना चार्ज आप उसमें पास करते हैं, करंट जितना अमाउंट पास करते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो Q है वो चार्ज, अमाउंट ऑफ करंट है, तो W क्या हो गया बच्चों, Z इंटू IT। क्यों, क्योंकि Q क्या होता है, I इंटू T होता है, I एम्पियर में लेना होता है, T हमेशा किस में लेना होता है, ये नोटिस करना, T मस्ट बी इन सेकेंड्स। और 1 फैराडे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 96500 कूलम होता है, ये भी आप अभी याद कर लीजिए, ठीक है। ये 1 फैराडे चार्ज किसका चार्ज है, तो 1 फैराडे का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप समझते हैं ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय Na, so we can get
9487 समथिंग, तो 96500 उसको राउंड ऑफ करके हम मानते हैं। तो ये W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड एट कैथोड और एनोड, कहीं पर भी, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे मेटल हो, कुछ भी, ठीक है। और Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। यहाँ पर Z को भी समझना है बच्चों। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है जो इक्विवेलेंट मास अपॉन फेराडे, मतलब 96500 होता है, कूलम में लेना पड़ेगा। और ये E क्या चीज है, दिस इज इक्विवेलेंट मास। सो हाउ कैन वी गेट इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। तो किसी का भी वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके हम उसका क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास, देन Z आ जाएगा, और Z से IT से मल्टीप्लाई करके वी कैन गेट W। तो एक बार दोनों लॉस बताता हूं, फिर क्वेश्चंस करते हैं जो आते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ बड़ा इजी था कि 2 या 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आप सीरीज में जोड़ दीजिए। व्हाट डज इट मीन बाय सीरीज? सीरीज में जोड़ने का सिर्फ इतना सा बेनिफिट है कि वी वांट टू पास इक्वल अमाउंट ऑफ करंट, तो डायरेक्टली इक्वल अमाउंट, सीरीज में डायरेक्ट पूरी करंट आई जाती है सब में, और पैरेलल होता है तो वो अलग अलग पार्ट में जाती है, समझ रहे हो ना। तो जब भी 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो सीरीज में जुड़े हुए हैं उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इज पास फॉर इक्वल टाइम, देन जो भी मेटल या जो भी सब्सटेंस कैथोड या एनोड पे ऑब्टेन होंगे उनके मासेस का रेशियो उनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा, या Z1 बाई Z2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेट का रेशियो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा। तो इसमें अगर कोई एक मेटल का वेट दिया होगा, जैसे हमने कहा कि कॉपर है, ये कितने ग्राम बन गया है, 6.35 ग्राम बना है मान लो एक पर्टिकुलर करंट पास करने से। तो दूसरा वाला जो है उसमें उसने बोला है कि जिंक कितना बनेगा, इसका अमाउंट बताइए, सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, W1 दिस इज द मास ऑफ कॉपर, W2 इट इज द मास ऑफ जिंक विच वी हैव टू कैलकुलेट, एंड देन E1 by E2, व्हाट इज E? सो इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वैलेंसी, एंड इट इज द मॉलिक्यूलर atomic mass of zinc divided by 2. So you can easily get it should be 6.55 ग्राम। तो एक सब्सटेंस का वेट गिवन है तो दूसरे सब्सटेंस का वेट, वॉल्यूम, सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फैराडेज सेकंड लॉ। तो ये फर्स्ट और सेकंड लॉ आपको समझ में आ गया। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चंस। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, 10 एम्पियर करंट इज पास फॉर 10 मिनट्स इन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ए वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन, ठीक है। कैसे बेटा, सीधा सा मास ऑफ कॉपर कैलकुलेट करना है, एकदम नॉर्मल प्रोसीजर। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, आई नो या वी नो सॉरी, ZIT। सो दिस इज द फॉर्मूला। हाउ कैन वी गेट द W? ZIT। व्हाट इज Z? इट इज इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 into IT. Put the values. Equivalent mass of copper, it should be 63.5 divided by 2. Okay, 96500. What is I? 10 ampere. It should be in ampere. And time, but time is not in proper unit, it is in 10 minutes. It means we have to convert it into seconds. So how can we? 10 into 60. If it is in hour, then we have to multiply it by 60 into 60, 3600 से। तो ये सब आ गया। तो इससे बच्चों ये क्या करेंगे, ये W क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 1.97 ग्राम आएगा। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग 10 एम्पियर करंट फॉर 10 मिनट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, सो बच्चों अब देखिए वापस सेकंड क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड एट कैथोड इफ करंट एफिशिएंसी 65%। ये देखिए बच्चों, ये कम आता है नीट में, लेकिन करंट एफिशिएंसी का क्वेश्चन जिस दिन आएगा ना तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट डज इट मीन बाय करंट एफिशिएंसी? करंट एफिशिएंसी का मतलब होता है ना कि आपने 100 कूलम करंट पास की, उनमें से केवल 65 कूलम ही काम आएगी, 35 वेस्ट हो गई, इसका मतलब ये है। तो ठीक है, तो करंट एफिशिएंसी का टॉपिक आपको समझ में आया वो होना चाहिए। तो देखो बेटा, करंट एफिशिएंसी एक फॉर्मूला बताता हूं बस आपको, कैसे निकालना होता है। एफिशिएंसी हमेशा परसेंट में निकाली जाती है, 100। यहां पर क्या आएगा, W ऑब्जर्व्ड अपॉन W थ्योरेटिकल इनटू 100। करंट से भी ले सकते हैं, जो गिवन मास होता है उससे भी ले सकते हैं। तो यहां पर कितना बना है, 1.97। इसमें तो बड़ा इजी है,
आपके पास करंट एफिशिएंसी कितनी है 65%, तो यू जस्ट राइट 65/100. ऑब्जर्व्ड वेट अभी कैलकुलेट करना है, और थ्योरेटिकली ये जो फॉर्मूला से आता है ना ZIT से, ये हमेशा क्या होता है थ्योरेटिकल वेट होता है. थ्योरेटिकल वेट को आपने यहां ले लिया और इसको किससे मल्टीप्लाई किया 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां W ऑब्जर्व्ड जो होगा बच्चों 1.97 इंटू क्या होगा, सॉरी ये मैंने क्या किया यहाँ पे, इस परसेंट को तो मैंने नीचे लिख दिया ना 100 को, तो यहाँ तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 1.97 इंटू 65/100. तो ऑब्जर्व्ड वेट अपन थ्योरेटिकल इंटू 100 करना है, तब तो यहाँ 65 लिखो सीधा, और अगर मैंने इसको 65% को सीधा 65/100 लिख दिया तो यहाँ 100 नहीं लिखना है, ये तो समझ गए ना. तो ये बच्चों कैलकुलेट करोगे तो इट इज 1.28 ग्राम. तो आप तो याद कर लेना, जितना बनना चाहिए था उसका 65% निकाल लो, वो बन जाएगा. ये तो एक तरीका था नॉर्मल सा करंट एफिशिएंसी. आगे भी एक दो क्वेश्चन में मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा. तो करंट एफिशिएंसी आप समझ गए ना, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, तो ये होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड इन एक्वस कॉपर सल्फेट देन 6.35 ग्राम कॉपर इज ऑब्टेन्ड. मान लो कितने भी करंट पास की 6.35, अभी मैंने समझाया था. देन फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड एट एनोड. अब देखिए जरूरी नहीं है कि 2 सेल में जाए अपन, सेकंड लॉ लगाने के लिए कुछ जरूरी नहीं 2 हो. यहां पर क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा एक ही आंसर होता है W1/W2 इक्वल्स टू व्हाट, E1/E2. सपोज W1 मान लेते हैं कॉपर को, तो कॉपर का वेट यहां पुट कर दो, इट इज 6.35. और अब हमें किसका ऑक्सीजन का वेट फाइंड करना है, कॉपर का इक्विवेलेंट मास अभी हमने किया था 63.5 को किससे डिवाइड किया था 2 से, दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर. और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास सब बच्चों को याद होता है, कितना होता है 8. आप याद कर लीजिए बच्चों, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, क्लोरीन का कितना होता है 35.5. कैसे बच्चों, हाइड्रोजन का 1 होता है 1 अपॉन वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है एटॉमिक मास, वैलेंसी 2 से डिवाइड किया तो 8, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है. तो ये फिक्स याद कर लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन. कई बार क्या होता है बच्चों O2 लिखा आता है, तो ऑक्सीजन तो O2 मानते हैं अपन, तो बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं इक्विवेलेंट मास चेंज हो गया, जबकि नहीं, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास हमेशा क्या रहेगा 8 लेना है अपने को. तो यहाँ ले लिया मैंने, तो ये W2 क्या आ गया बच्चों, ये 31.75 आ गया. तो बस यहां पर क्या करना है, इसको डबल करना है तो इसको भी डबल कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 1.6 ग्राम. और अपन यहाँ पे इसको टिक कर दें. बड़ा इजी से क्वेश्चन होता है, वेट का रेशियो इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट रेशियो. आ रहा है ना सबको अच्छे से, गुड. नेक्स्ट देखो, एक और अच्छा क्वेश्चन है. 11.2 लीटर ऑक्सीजन बन रही है एनटीपी पे, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे अपन, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम बनेगा एनटीपी पे. तो इसके 2 तरीके हैं अपने पास. एक तो क्या है, बड़ा लंबा तरीका है, जैसे अपन क्या करें W1/W2 इक्वल्स टू क्या करें E1/E2. ये हमें पता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1. तो अब ऑक्सीजन का वेट निकालो पहले, तो आप 11.2 से वेट निकालेंगे, तो 11.2 अपॉन क्या करना पड़ेगा 22.4 इंटू क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 से. ये क्या आ जाएगा W1, और इससे फिर आपके पास W2 आएगा, राइट. W2 आ जाएगा, और W2 जो मास आ गया वापस से इसे किसमें बदलना पड़ेगा, अब वापस वॉल्यूम निकालना है हाइड्रोजन का एट एनटीपी. तो जितना भी आपका W2 आया है उसे 2 से डिवाइड करो तो मोल आएगा, और फिर 22.4 से वापस से मल्टीप्लाई करना, तो ये लीटर में वॉल्यूम आएगा. एक तो ये तरीका, इससे तो कर ही लोगे, कोई डाउट ही नहीं है भाई, इससे क्या होना है 1 मिनट लगनी होती है. लेकिन ये क्वेश्चन एक आपको शॉर्टकट बता दूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O से बनते हैं, तो जब H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो बच्चों ये फिक्स है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा 2:1 रेशियो में बनते हैं. ये मोल्स का रेशियो है, हाइड्रोजन के 2 मोल्स बनेंगे और ऑक्सीजन का कितना मोल बनेगा 1 मोल. याद कर लीजिए ये, ठीक है. तो यहां से दिख रहा था ये 2 और हाफ था, तो यहाँ H2 मतलब 1 मोल माने तो उसको हाफ मोल मानेंगे, तो इसको 2 मान लिया तो ये 1 हो गया. तो अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इससे बनेंगे हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस से, ये इलेक्ट्रोलाइसिस अपन करा रहे हैं. तो आप बच्चों देखो 2 मोल्स हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन, तो ये वॉल्यूम बना है, इसका मतलब हाइड्रोजन के मोल डबल होंगे, तो जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का होगा उस वॉल्यूम से क्या होगा डबल वॉल्यूम होगा, और अपना आंसर क्या आ जाएगा
22.4 लीटर। इससे भी वही आंसर आएगा और इससे भी वही आंसर आएगा, आप आराम से चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, अब दूसरा प्रोसीजर है चार्ज कैलकुलेट करने के। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं जिसमें सारा वेरिएशन कर दिया मैंने। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला भी एक नया बनाते हैं। देखिए Q इक्वल टू, एक फॉर्मूला याद करिए, NXF। यहां पर N क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स, और X क्या चीज है बच्चों, वैलेंसी फैक्टर, और F 1 फैराडे जो होता है, अगर कूलम में चाहिएगा आपको आंसर तो 96500 कूलम कर देंगे। ये फॉर्मूला उसी से आया WG/ZIT से, ठीक है, वो तो देख सकते हो आप। तो NXF, यहां ध्यान रखना जिसके मोल लो उसी के रेस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर निकालना है, बस इतनी सी बात ध्यान करने के लिए मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं। तो मैंने लिया पहला एग्जांपल ए, 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस इंटू Mn2 प्लस। तो बच्चों मैंने यहां लिखा रिएक्शन, ये MnO4 माइनस कन्वर्टेड इंटू Mn2 प्लस। रिडॉक्स में आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना सिखाया था। यहां पर क्या होता था एक्स, वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। तो यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे तो कितना आता था, +7। अब बच्चों तो बहुत परफेक्टली आता है आपको, यहाँ कितना होता है 2। तो इसका जो N फैक्टर होगा या X फैक्टर जो होगा वो कितना होगा बच्चों, 5। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, Mn एक ही था तो 5 आ गया। तो बस, तो हमारा क्या Q क्या हो गया, NXF। सो व्हाट इज N, 2, X कितना है 5, और F को F ले दो। तो या तो आप आंसर लिख दो 10F, और वैसे अगर आपको आंसर किस में दे रखा होगा, कॉलम में दे रखा होगा, तो 96500 की बजाय 000 कॉलम हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन आप बताइए जल्दी से मुझे, B Q सीधा ये 2 ये F ये, बस इतना से चेंज करना है। थर्ड क्वेश्चन में भी वही करना है, 2, क्योंकि मैंने बाय द वे सब 2 लिए हैं, तो खैर इससे तो क्या फर्क पड़ता है, आप तो जो भी होगा वो ले लेना। सिर्फ आपको वैलेंसी फैक्टर करना है कैलकुलेट, बस यहाँ पुट करना है, करते जाइए। मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसमें गलती होगी ध्यान देना, मैं जो सिखा रहा हूँ उसको प्रॉपर सीखिए, जो मैंने रिडॉक्स में बताया था यहाँ वापस बता रहा हूँ। इस बार क्या कह रहा है, इस बार बच्चों ये कह रहा है कि डाइक्रोमेट Cr2O7 किस में कन्वर्ट हुआ है, Cr3 प्लस में। ऑक्सीडेशन नंबर Cr+3 में 3 आ गया, और डाइक्रोमेट में अगर आप निकालते हो तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। सो डिफरेंस इज 3 बट वैलेंसी फैक्टर इज 6। डू यू नो, ये तो याद ही रखना चाहिए बच्चों, रिडॉक्स में अपन ने पढ़ा था बार बार। यहां पर 3 का डिफरेंस है, लेकिन किसके मोल गिवन है, डाइक्रोमेट के। जिसके मोल गिवन में उसमें अगर एलिमेंट का, एटम का नंबर अगर मोर देन 1 है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट किया है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाय दैट पर्टिकुलर नंबर टू गेट एक्चुअल वैलेंसी फैक्टर। ठीक, तो 6 और 3 का डिफरेंस तो 3 था, लेकिन डाइक्रोमेट के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 6। हाँ, अगर इसके मोल दिए होते क्रोमियम के, वहां एक ही मोल है, तो फिर उसके लिए अपन क्या करते, 3 रखते। तो यहां पर अपन ने कितना करा, 6, तो बेटा ये 12F आ गया। ओके, थर्ड लीजिए, 2 मोल्स ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन। रिएक्शन लिखनी पड़ेगी बच्चों, यहां लिखते हैं, ये थर्ड वाला C क्या लिखा है, वाटर इनटू ऑक्सीजन। तो यहां वाटर लिखिए और ये लिखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, O का 0, और यहां क्या होता है -2। सो अब एक्स फैक्टर की बात है सारी। मोल्स किसके दे रखे हैं, देखिए 2 मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स दे रखे हैं। वाटर में ऑक्सीजन कितना है 1, तो बेटा कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 2 ही रखेंगे अपन, और यहां पर अपन क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मैंने आपके लिए बहुत वेरिएशन करके क्वेश्चन बनाए, बहुत सोचकर। देखिए 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर टू गेट, सॉरी यहां पर कन्वर्ट आएगा, कन्वर्ट 2 मोल्स ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन। यहां पर क्या है, गेट 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, उसका रिवर्स लिख दिया मैंने। ठीक है, तो बच्चों देखना डी में क्या होगा, रिएक्शन तो ये रहेगी, ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर हो चाहे वाटर फ्रॉम ऑक्सीजन, रिएक्शन तो ये रहेगी। लेकिन दिस टाइम 2 मोल्स ऑफ, किसके मोल्स है ये, O2 के, O2 के मोल है, तो यहां O का नंबर कितना है 2, then you have to multiply the difference by 2, so this time valency factor must be 4। बस ये चीज बच्चों अगर आपने दिमाग में फीड कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन आया Fe3O4 से Fe2O3,
तो Fe3O4 के लिए जब वैलेंसी फैक्टर निकालोगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, Fe2O3 के लिए निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2, वो वैलेंसी फैक्टर होगा। इतनी चीज ध्यान कर लोगे तो Q = NXF से इजीली काम कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का, मैंने आपके लिए बनाया, देखो ये तो आया हुआ क्वेश्चन एकदम। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है बच्चों? C6H5 बेंजीन पर क्या जुड़ा होता है? नाइट्रो। और बनाना क्या है? C6H5NH2, ये बनाना है। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर, तो बैलेंसिंग फैक्टर कई बार चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं निकालना हो आपको तो बैलेंसिंग से निकाल दो। C6H5 कॉमन है, बैलेंस करोगे तो एक नाइट्रोजन वहां एक नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन वहां पर, ये तो यहां पर आप क्या कर दीजिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दीजिए टू बैलेंस द ऑक्सीजन। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 + 2 6, तो 6H+ ऐड कर दीजिए टू बैलेंस द हाइड्रोजन, और यहां पर क्या आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। सेम होता है, आप देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी कोई डाउट नहीं था। अगर आप ऑक्सीडेशन से नंबर से नहीं करते तो बैलेंस ऑल, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, नाउ बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयंस, 14 + -2 + 12 हो गया, +6 हो गया, सो 6 इलेक्ट्रॉन। सो इसका वैलेंसी फैक्टर तब भी 6 ही आता। तो दिस इज द अनदर वे टू फाइंड द वैलेंसी फैक्टर। सो बैलेंसिंग, समटाइम बैलेंसिंग इज इजियर देन फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, समटाइम फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इजियर। सो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसको फॉलो करें। तो यहां पर एक्स फैक्टर कितना आ गया 6, राइट। सो चार्ज कैलकुलेट करना है, Q = NXF। व्हाट इज N? मोल नहीं दे रखे बच्चों, इसके ग्राम में क्वांटिटी गिवन है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 123 ग्राम। तो ये आ गया इनटू एक्स फैक्टर और इनटू 96500, कूलम में चाहिए था ना, तो 0.1 हो गया, एक 0 हटा दो, तो ये आ गया 0, 30, 36 and 9, 39, 54 and 57. So our answer should be 57,900 coulomb. If this clause is not given, but इसमें दे रखा है ना क्लॉज, क्या दे रखा है, इफ करंट एफिशिएंसी इज 50%, एक्चुअल करंट इतना रिक्वायर्ड है आपको, लेकिन करंट एफिशिएंसी कितनी है 50% है। करंट एफिशिएंसी 50% का मतलब क्या होगा, जितना करंट आप दोगे उसमें से 50% ही क्या होगा बच्चों, यूज आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका मतलब इससे डबल करंट देना पड़ेगा, तो आंसर अपना इसको डबल कर दो आगे। लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है, 50% दे रखा था ये, तो मान लो 38.39% दिया होता तो हमें करना पड़ता ना। तो आप करंट एफिशिएंसी को जानते हैं, करंट एफिशिएंसी कितनी है 50% है, तो हमने 50/100 कर दिया है। और यहां क्या होता है, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल। तो एक्चुअल आपके पास है कितना 57900, हमें इतना एक्चुअल चाहिए करंट, ठीक। और जबकि आपके पास थ्योरेटिकल जो है वो क्या होगा, क्यू थ्योरेटिकल आप निकाल लें, तो क्यू थ्योरेटिकल बच्चों क्या होगा 57900 इंटू 100/50, तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0, 0, 8, 15, 11, तो अपना क्या आता 1,15,800 कूलम्स, ठीक है। इस तरह से काम करना होगा। तो करंट, या ऐसे मान लीजिए कि x कूलम चाहिएगा, तो x का 50% निकाल दो, वो ये होना चाहिए, बात वही आएगी सब जगह से। तो ध्यान रखना, करंट एफिशिएंसी दे रखी, थोड़ा अवेयरनेस से काम करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लुक, एक बहुत थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा और चैलेंज है। 2 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं AgNO3 में, जिससे सिल्वर गेट करना चाह रहे हैं, और उस इतना सिल्वर गेट करना चाह रहे हैं ताकि एक मेटल को कोट कर सके, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया कितना है ये, और इसकी थिकनेस इतनी है। तो सरफेस एरिया और थिकनेस दे रखी है, तो पहले सबसे पहले वॉल्यूम आएगा, एरिया इनटू थिकनेस। इसको थिकनेस को सेंटीमीटर में बदलिए, क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो V कितना आ गया बच्चों 40 cm3, ये वॉल्यूम आ गया। अब डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी से क्या निकाल सकते हैं, W निकाल सकते हैं, D इंटू V से। डेंसिटी दे रखी है 10.8 ग्राम पर cm3, और उसको 40 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इतने ग्राम आ गया। तो इतने ग्राम सिल्वर आपको रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, कोट करने के लिए उसको, जिसमें
2 एम्पियर करंट पास करने से आना चाहिए। तो ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम पूछा है, तो हमें देखिए W इज इक्वल टू व्हाट, ZIT, सो W इक्वल टू व्हाट, E अपॉन 96500 इंटू IT। तो बच्चों अब क्या कैलकुलेट करना है, हमें T कैलकुलेट करना है, तो इट शुड बी W इंटू 96500 इक्विवेलेंट मास इंटू I। सो W अभी हमने कैलकुलेट किया है 10.8 इंटू 40, नो प्रॉब्लम, 96,500 अपॉन एम्पियर 2। इक्विवेलेंट मास कितना होगा 108/1। इक्विवेलेंट मास सिल्वर में क्या होगा, सिल्वर का एटॉमिक मास अपॉन उसकी वैलेंसी, याद है। तो बस बच्चों ये सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये टाइम जो किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये 10 आ गया, इस 10 से ये कैलकुलेट किया, 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ये आंसर आया है T इक्वल्स टू 0 0 फिर एक बार 0 12 13 18 एंड 1 19। इतने सेकंड्स आगे बच्चों। अगर आपका आंसर सेकंड्स में गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है, मिनट में दे रखा है 60 से डिवाइड कर दीजिए, आवर्स में दे रखा है फिर 60 से कर दीजिए, किसी भी डेज में ईयर्स में जहां चाहोगे उसमें बदल पाओगे, क्वेश्चन आपको आना चाहिए बस, ठीक है बच्चों। If 1 Faraday's current is passed in NaCl, AlCl3 and CaCl2, then the ratio of moles of Na, Al and Ca। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन होता है, रॉन्ग होने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है इसमें। आपको देखिए Na दे रखा है, तो सबसे पास आपके पास Na प्लस है, सेकंड नंबर पर आपके पास एल्यूमिनियम है और थर्ड नंबर पे आपके पास कैल्शियम है। सो देखिए बच्चों कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे इनमें से, अगर 1 मोल आप चाहते हो तो अभी क्वेश्चन के अलावा अपन बात कर रहे हैं, तो we can get 1 mole of sodium by using 1 mole of electrons, as it is 1 mole of aluminium by using 3 Faraday या 3 moles of electrons, और ये कितना है कैल्शियम का आया 2 moles या 2 Faraday। तो बच्चों अगर आप इनके 1 मोल चाहते थे तो कितना यूज करना पड़ता, 1 Faraday 3 Faraday 2 Faraday, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 Faraday होता है। लेकिन यहां ध्यान से सुनिए बच्चों, यहां पर उसने ये लिमिट दे दी है कि यहां पर करंट अपने पास 1F ही है, तो यहां 1F है, तो देखो आपने 1F यूज किया तो इसका तो 1 मोल आ जाएगा, सिंपल। लेकिन यहां 1 मोल गेट करने के लिए 3 Faraday रिक्वायर्ड है। अगर आप यहां पर 1 Faraday ही प्रोवाइड करते हैं तो जो मोल आएंगे वो क्या आएंगे 1/3, और यहां पर अगर 1 Faraday करते हैं तो मोल जो आएंगे वो क्या आएंगे 1/2। तो बच्चों गलती कुछ नहीं होती है, देखो 1:1/3:1/2, दिस इज द मोल्स रेशियो व्हेन 1 Faraday करंट इज पास्ड। तो इसको अब आप ध्यान से करना है, एलसीएम लिया 6 आ गया, तो 6:2:3, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए। 6 ये नहीं है, हाँ अभी भी सावधानी से करना है, 6:2, ध्यान रखना है एल्यूमिनियम बीच में तो बीच में ही रखना है, कैल्शियम वहां है तो वहीं रखना है, ऐसा नहीं कि इसको इधर उधर कर दें रेशियो गलत हो जाएंगे, तो ऐसी बात थी। ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा कंडक्टेंस पे आता है। कंडक्टेंस 2 तरह की होती है, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। हर बच्चा जानता है मेटेलिक कंडक्टर, फिजिक्स में पढ़ के आप थक चुके हो, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, कंडक्टेंस इज द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है वो फ्री आयंस की मोबिलिटी की वजह से होती है, आयंस की मोबिलिटी की वजह से होती है। मोबाइल जितने फास्ट होंगे उतने जल्दी इलेक्ट्रोड पे जाएंगे और वहां जाकर डिस्चार्ज होकर करंट को पास करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस डिक्रीज करती है। देखिए सरप्राइजिंगली मेटेलिक की तो क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी, जबकि इनकी क्या होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी। तो यहां वेरिएशन है, क्यों होगा बेटा, ये रीजन दे रहा है, देखो लैंग्वेज याद कर लीजिए। कर्नेल में वाइब्रेशन इंक्रीज होता है उसकी, जो कर्नेल क्या पार्ट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट को, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो पार्ट होता है कर्नेल होता है, उसमें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से क्या बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ये टेक्निकल रीजन आपको याद करके देना है। यहां देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी, क्यों, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो आयंस है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दैट्स व्हाई कंडक्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखो बच्चों कंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको फिजिक्स में पढ़ा था, वो एक बार याद दिलाता हूं। आर रेजिस्टेंस होता था, क्या होता था, V/I, यूनिट क्या होती है, ओम, सबको याद है। सेकंड पॉइंट पे आता है, आर किसके प्रोपोर्शनल होता था आपका, L/A के, L लेंथ ऑफ वायर और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो और इससे क्या करते थे बच्चों आप फाइनली फिर
आर इक्वल्स टू क्या, रो एल अपॉन ए, ऐसे करते थे। तो अब मैं आपको कह दूं रो जो ये होता है आर, ये रेसिस्टेंस है, ये क्या चीज है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और यू कैन से रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, राइट, ये रेसिस्टिविटी है कब, जब एल 1 और ए बी क्या हो, 1 हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, वो सब ले लेंगे, ठीक है। तो रो की यूनिट क्या हो गई, तो रो बच्चों क्या आया, आर इंटू ए अपॉन एल, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आर तो आप जानते हो ओम है, और ए अपॉन एल ओम सेंटीमीटर, और जो ओम मीटर, ऐसा, राइट, ये रेजिस्टेंस है। अब आप क्या करिए, इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट करने से क्या हो गया बच्चों, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू ए बाय एल, ये अपोजिट हो गया। तो 1 अपॉन आर, अब बच्चों अगर आप ऐसे निकालें कि 1 अपॉन रो 1 अपॉन आर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एल अपॉन ए करना पड़ेगा। बस ये केमिस्ट्री में फॉर्मूला मुझे चाहिए आपको। 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे बोलते हैं कप्पा। 1 अपॉन आर, ये क्या होगा, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस, और एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जी स्टार। तो ये फॉर्मूला एक याद कर लीजिए, कप्पा क्या होता है, जी इंटू जी स्टार। इसमें अगर आपको कंडक्टेंस दे रखी हो तो ये लगाना, रेजिस्टेंस दे रखा हो तो जी स्टार अपॉन आर कर देना। बस ये ध्यान देना है कि क्या चीज है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्या चीज है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके। ये देखिए मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 मोल का आप जब यूज करते हो 1 मोलर सॉल्यूशन को, तो उसके जो आयंस की जो कंडक्टेंस होती है दैट इज होती है, तो ये होती है मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। देखिए दूसरा फॉर्मूला बनाया, कप्पा अपॉन 1000 इंटू एम, ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए बनाया है, कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अगर कप्पा जो है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है तब तो ये लगा देंगे, और कप्पा अगर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में गिवन होगी तो ये वाला लगा देंगे। तो सेंटीमीटर इनवर्स में आती है तो ये ऊपर 1000 करते हैं, ध्यान रखना है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओके। ऐसे कैसे होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, एन नॉर्मेलिटी है, और नॉर्मेलिटी आप समझते हो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होती है, तो उसके बेस पे मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला आया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू एन, ये याद कर लेना। ये वैलेंसी फैक्टर है, उसकी यूनिट इक्विवेलेंट इनवर्स में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको यूज लेना है। ये 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कर लेना है। यहां दे रखा मोलैरिटी, यहाँ टेम्परेचर दे रखा है, और ये क्या दे रखी है, कंडक्टिविटी, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके, जो 1 cm³ सॉल्यूशन की पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, तो बच्चों सीधा फॉर्मूला लगाना है मोलर कंडक्टिविटी का, दैट इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। अब देखिए 1000 अपॉन एम और m अपॉन 1000, तो यहां पर देख लीजिए सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी है, तो यही लगेगा। तो ये कप्पा आपने पुट किया 0.0248 इंटू क्या 1000, और मोलैरिटी कितनी है बच्चों, 0.2। 1000 से मल्टीप्लाई करते ये क्या हो गया, 24.8 हो गया, और ये जब इससे ऊपर 10 और चला गया तो ये कितना हो गया, 248 हो गया। 248 अपॉन 2 तो आएगा 124, तो 124 आ गई। यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स cm स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ऐसा कैसा क्वेश्चन है अपने आप कर सकते हो। ये रेजिस्टेंस ऑफ, ये इस सेल का 1500 ओम रेजिस्टेंस है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेल इज दिस, तो हमने क्या बताया था फॉर्मूला, कप्पा इंटू जी स्टार। ये तो कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट और सब दे रखा हो, लेकिन यहां पर बच्चों दे क्या रखा है, सेल कांस्टेंट दे रखा है एक, तो ये रहा, अपॉन क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, इससे निकाल लेंगे। तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू आर, इसमें पुट करिए और आराम से निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला याद करना है, कप्पा इक्वल्स टू व्हाट, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ओके।
फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, थ्योरेटिकली कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप देख लीजिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जितने आयन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ आयन उतना ही क्या होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगी। आयनों की मोबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ज्यादा होगी। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम जितना कम होगी उतना ही स्लो होंगे वो, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो उसमें आयन का मूवमेंट स्लो होगा, तो मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो मोबिलिटी कम होगी, मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, साइज ऑफ आयन, साइज जितना छोटा होगा उतना ही मोबिलिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। राइट, लास्ट चार्ज ऑन आयंस, आयन पे जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। ये पॉजिटिव चार्ज की बात है। और यहां देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। अगर मेटेलिक का पूछेगा स्पेशली तो अपन उल्टा बोल देंगे। राइट, यहां देखिए क्वेश्चन है जो पीरियोडिक टेबल में भी कराया था मैंने आपको, मैंने वापस लिख दिया यहाँ पर, तो इसका आंसर आपको अपने आप लिखना है। मॉल्टन स्टेट में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या होती है, कंडक्टेंस जो होती है वो किसके, साइज ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रही है। तो देखिए बच्चों मॉल्टन स्टेट में तो क्या साइज थी, Li प्लस Na प्लस K प्लस ऐसे थी, जबकि एक्वस सॉल्यूशन में साइज, यही साइज जो होती थी Li प्लस AQ, Na प्लस AQ क्या हो जाता है बच्चों, अपोजिट हो जाता है। एक्वस सॉल्यूशन में ड्यू टू हाइड्रेशन साइज का ऑर्डर बदल जाता था, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, बस वही अप्लाई करना है। तो यहां तो लिथियम वाला बड़ा है तो इसमें तो कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा, LiCl की ज्यादा होगी, फिर NaCl एंड सो ऑन। और एक्वस सॉल्यूशन में जब बात करेंगे तो अपोजिट आंसर हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि इस बार जो बड़ा आयन था वो छोटा बन गया, छोटा बड़ा। सेम क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ है इसलिए मैं आपको इसको जल्दी में मैंने बता दिया आपको। कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो बच्चों कंसंट्रेशन का क्या इंपैक्ट आता है ये बताना है। तो देखना बच्चों, इफ क्या बढ़ा रहे हैं अपन, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो डाइल्यूशन बढ़ाते हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। दोनों ही केस में एक ही काम कर रहा हूं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसने बताया था, इक्विलिब्रियम में देखा था ना, बाय ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड कहते थे ना वीक से वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कंप्लीटली आयोनाइज हो सकता है, कब, जब हम क्या करें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें। तो वही सब है। ठीक है, तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, आयनाइजेशन बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ गए, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, जिससे कंडक्टेंस जो होती है वो क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है, सिंपल। लेकिन यहां पर बात करें, सेम डाइल्यूशन बढ़ाया तो नंबर ऑफ आयन तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। व्हाई, बिकॉज स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो क्या रहते हैं, फुली आयनाइज होते हैं एट एवरी कंसंट्रेशन। तो थोड़ा सा वाटर डाल तभी तो वो डाइल्यूट हो गए, थोड़ा सा डाइल्यूशन करते ही वो कंप्लीट आयनाइज हो गए थे। मान लो उनके पास 500 आयंस थे तो उन्होंने दे दिए बस। अब और वाटर डालेंगे तो आयन थोड़ी बढ़ेंगे, आयन तो वीक के लिए तो बढ़ता जाता है, तो इसमें नहीं बढ़ता है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जब डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन आयंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डाइल्यूशन से आयन दूर दूर चले, आयन मान लो 500 थे लेकिन वाटर 1 लीटर था, अब 2 लीटर 500 तो दूर दूर हो गए। तो इससे कौन सा अट्रैक्शन, इंटरआयनिक अट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम होने से क्या होगा, उन आयंस की क्या बढ़ जाएगी बच्चों, मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई अपन कह सकते हैं कि कंडक्टेंस होगी वो बढ़ेगी। तो दोनों के लिए कंडक्टेंस हमेशा डाइल्यूशन बढ़ाने से बढ़ती है, लेकिन बस आपको ध्यान क्या रखना है कि स्ट्रॉन्ग के लिए दूसरा रीजन देना है, वीक के लिए अलग। इसको डीवाई ऑकल-अनसेगर इक्वेशन से भी समझा सकते हैं। ये लैम्डा एम कंडक्टेंस है, पाई इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट किया, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस है, और माइनस b रूट c इस तरह से। तो यहां देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मान लो तो एक ग्राफ ये दिया हुआ है और एक ग्राफ ये दिया हुआ है। इसको यहां से दिखाना चाहिए था ग्राफ को, बेसिकली ऐसे, ठीक है। तो ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग के लिए, और ये वाला ग्राफ जो ऐसे हाइपरबोला जो है ये किसके लिए है, वीक के लिए। तो आप बच्चों ध्यान दीजिए, इधर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, रूट सी है ये, इधर जाने में बढ़ रही है कंसंट्रेशन, तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो उल्टा आ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वो कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है वीक की भी
और स्ट्रॉन्ग की भी। तो रीजन तो मैंने समझा दिया। स्ट्रॉन्ग वाला तो इस इक्वेशन से समझा सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर ग्राफ है, लेकिन वीक का इससे नहीं समझा सकते हैं, तो इसके लिए कौन सा लॉ दिया गया, कॉलराउस लॉ दिया गया। लेकिन उससे पहले एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, यहां पर मुझे बताइए, इफ डाइल्यूशन इंक्रीजेस, इसका मतलब हो गया कंसंट्रेशन क्या करना, डिक्रीज करना। डाइल्यूशन बढ़ाया है, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या फर्क पड़ा है, कंडक्टिविटी पे। अभी तक हम बात कर रहे थे कंडक्टेंस की, अब बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की। तो याद कर लेना बच्चों, ये आंसर देना है आपको, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज कंडक्टिविटी यूनिट वॉल्यूम की कंसंट्रेशन होती है, कंडक्टेंस होती है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, डिक्रीज करते हैं। मान लो पहले 1 cm³ के अंदर मान लो 10 आयंस थे, लेकिन जैसे अपन ने डाइल्यूशन कर दिया तो वो आयन कुछ बाहर चले गए, तो 1 cm³ में आयन क्या रह गया, कम। तो वो पर यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होती है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और यू कैन से कंडक्टिविटी। तो हम ध्यान देना, डाइल्यूशन बढ़ाने से और सब कंडक्टेंस बढ़ती है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये आंसर देना है। तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इससे नहीं समझा सकते थे इस ग्राफ से प्रॉपरली, दैट्स वाई एक नया लॉ आया जो बोला गया कॉलराउस लॉ, तो वो आता है। कॉलराउस लॉ क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट है एक, इनमें क्या कहते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, जैसे AX/BY बोला मैंने, उनमें जितने भी आयन है, जैसे X आयन है कौन से वाले, प्लस वाले, और Y आयन है कौन से वाले, माइनस वाले, तो उनकी मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या होता है, सम होता है। कहने का मतलब सब के सब आयन उसकी कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस में ये लेना है, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में ये X और Y नहीं लेना है। कभी कोई क्वेश्चन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का आए तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, नहीं तो ये ऐसे ऐड करेंगे। ओके, इस पे 2 क्वेश्चन छोटे छोटे बस ये बन सकता है। ये देखिए, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl, NaCl और सोडियम एसिटेट, इन तीनों की दे रखी है, इसकी पूछिए। ये क्वेश्चन सीट थर्मो में जो होते थे वैसे ही है। लैम्डा m HCl का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है लैम्डा प्लस मतलब H प्लस और लैम्डा व्हाट, Cl माइनस, इक्वेशन नंबर 1। NaCl का भी बता दो, Na प्लस Cl माइनस, और थर्ड किसका है बच्चों, सोडियम एसिटेट। तो ये क्या होगा, सोडियम और ये एसिटेट। तो मोलर आयनिक कंडक्टेंस का हिस्सा में ये तीनों इक्वेशन गिवन थी, वैसे वैसे मैंने लिख दी। अब हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा एसिटिक एसिड, मोलर कंडक्टेंस किसकी, कंडक्टिविटी किसकी, एसिटिक एसिड के एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये किसके इक्वल होगी, जब इसमें कौन कौन से आयन होंगे, H प्लस और एसिटेट आयन। तो बच्चों वी हैव टू गेट इक्वेशन 4 बाय यूजिंग 1 2 3, जैसे हम थर्मो में करते थे। तो अब आप बताइए, वी नीड लैम्डा H प्लस, वेयर इज इट, यस इट इज फाउंड इन इक्वेशन 1 एंड डायरेक्शन इज प्रॉपर। लैम्डा एसिटेट, दिस इज आल्सो फाउंड इन प्रॉपर डायरेक्शन। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस क्या कर दिया बच्चों, इक्वेशन 3, दोनों कर दिया। लेकिन उससे ये लैम्डा Na प्लस और Cl माइनस एक्स्ट्रा आ गए, तो Na प्लस और Cl माइनस को उसमें से हटाना पड़ेगा अपने को। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 माइनस करना पड़ेगा। सो दिस इज द ऑपरेशन एंड द डू द सेम। तो अब आप देखिए, लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट लैम्डा, 426.1, ओके नो प्रॉब्लम, प्लस इक्वेशन 3 सोडियम एसिटेट, इट इज 91.0। ये दोनों ऐड कर देना, एक बार ऐड कर दो, 0.1 7 11 और 5, ये आ गया बच्चों 517.1। और अब हमें क्या करना है, माइनस क्या करना है, 126.5, ये माइनस कर देना। तो 11 में 6 5 0, 10 में से 2 8, 4 में से 1 3, गलत तो नहीं किया मैंने, हाँ शायद 7 6 1, अच्छा ये रॉन्ग किया मैंने बच्चों,
ये 8 की बजाय क्या आएगा, 9 आएगा, तो ये क्या आएगा 390.6, ये आंसर है। तो आपको जो भी जिसका पूछे मोलर कंडक्टिविटी, वो आपको जो गिवन इक्वेशंस होगी उन्हीं से सॉल्व करना होगा। सेम क्वेश्चन एक और बता रहा हूं, पॉज करके आप पहले कर लीजिए। लैम्डा BaCl2 लैम्डा NH4Cl, लैम्डा NH4 वाज गिवन है, लैम्डा BaOH का। देखिए एग्जाम में इतना नहीं करना पड़ता, जैसे मैंने बताया था, आपको ये इस पे फोकस करना है, व्हाट यू नीड, लैम्डा BaOH होल ट्वाइस, मतलब बेरियम का चाहिए आपको एक बेरियम। कहां पर है बेरियम, ये रहा, तो मैंने लिख दिया X सीधा ही। नाउ आई नीड 2 मोल्स ऑफ OH माइनस, कहां पर है, कहां पर है, ये रहे, OH माइनस है लेकिन 2 नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2Z। तो अब एक्स्ट्रा क्या आ गया, 2NH4 प्लस एक्स्ट्रा आ गए और 2Cl एक्स्ट्रा आ गए, तो NH4Cl हो रहा, तो इसमें से 2Y वापस से सब्ट्रैक्ट कर दो। सो दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वैल्यूज गिवन होगी तो वैल्यूज को इसमें पुट करके कर देंगे, नहीं तो नॉर्मल हो गया। अब देखिए बच्चों, अब इसमें कुछ नहीं है, प्राइमरी सेल, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है जो बचता है अपना। बैटरीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक फ्यूल सेल, ठीक है। प्राइमरी बैटरीज कौन सी होती है, जिन्हें हम रिचार्ज नहीं कर सकते, तो उस कैटेगरी में एक तो ये आता है लेक्लांसी सेल, जिसे अपन बोलते हैं ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में जिंक Mn, ये रिएक्शन याद रखनी है आपको, इसका वोल्टेज याद रखना है, कौन इलेक्ट्रोलाइट है वो याद करना है, बस ये क्वेश्चन आता है। तो इसका क्या होता है, ड्राई सेल का क्या कॉन्सेप्ट है, वही कैथोड एनोड की तरह काम करते हैं बिल्कुल, तो इनकी ओवरऑल रिएक्शन हो जाती है। तो ये इस तरह से, तो ड्राई सेल को आप प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट लेके याद करना पड़ेगा। और देखिए एक ये होता है मरकरी सेल, इसका भी 1.35 है ये, और ये इलेक्ट्रोलाइट कौन है, KOH और ZNO का पेस्ट है, और ये रिएक्शंस होती है ओवरऑल, कैथोड एनोड की रिएक्शंस भी मैंने दे दी है, तो ये भी आपको याद करना चाहिए। कभी कभार इन पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो बड़ा मुश्किल में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी जो होती है सेकेंडरी बैटरीज होती है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। एक बार यूज आ गई तो वापस उनको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके चार्ज कर लेते हैं वापस, तो वापस रिचार्जेबल बैटरीज होती है। और आप तो खूब पढ़ते हो, इनको तो खूब जानते हो, आजकल तो मोबाइल बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, वो भी सब क्या है, रिचार्जेबल है। और ऑटोमोबाइल में ये जो सेकेंडरी बैटरी रखी जाती है, जो गाड़ियों में रखी होती है, वो बैटरी है, ठीक है। तो ये इसमें देखिए सल्फ्यूरिक एसिड होता है डाइल्यूट, वो किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। इसकी डेंसिटी जब कम हो जाएगी तो ये वापस से चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए रिएक्शंस हैं, एनोड पर लेड सल्फेट, ये PbSO4, तो जब यूज आ रहा है तो PbSO4 बनता है, दिखाएगा आपको, क्योंकि लेड के ऊपर सल्फेट की लेयर आती जाएगी, जिससे कि वो काम करना बंद करेंगे। और ये कैथोड पे रिएक्शन है, और इन दोनों की ओवरऑल, जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा तब तो ये रिएक्शन हो गई, जब वापस चार्जिंग होगी तो इसकी रिएक्शन ये क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। ये एक स्ट्रॉन्ग बैटरी होती है जो हमें काफी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम आती है। एक और बैटरी है ये निकल कैडमियम सेल है, उसका भी मैंने दिखा दिया आपको, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप 2-3 बार देख लीजिए तो याद हो जाएगा। फ्यूल सेल, ये अच्छा होता है। फ्यूल सेल जो होता है इसका क्या एडवांटेज है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये कि इससे पोल्यूशन नहीं होता है, प्लस इस सेल की जो एफिशिएंसी होती है बहुत हाई होती है। एक बार यही क्वेश्चन आया हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डेल्टा G बाय डेल्टा H, तो डेल्टा G की जगह -NFe भी लिखा हो सकता है, ठीक है, डेल्टा H। तो ये एक तो ये याद करना था। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है बेसिकली, ये रिएक्शन होती है, ओवरऑल रिएक्शन में तो वाटर का प्रिपरेशन है। तो ये आपको फ्यूल सेल है जो स्पेस में जितने भेजे जाते हैं ना, अपोलो यान वगैरह भेजे गए थे, उन सब में इस तरह का ये H2O2 सेल यानी फ्यूल सेल यूज किया गया था। इसमें क्या फर्क है, प्राइमरी सेल रिचार्ज नहीं हो सकते, एक बार यूज आ गए फेंकना पड़ेगा। सेकेंडरी सेल वी कैन यूज रिचार्ज। इनमें क्या होता है, ये ना तो प्राइमरी है ना सेकेंडरी, इनमें क्या होता है, कंटिन्यूअस फीडिंग से आप क्या कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू यूज लेते रह सकते हैं। जब इसमें फ्यूल खत्म हो जाएगा तो उसको आप फिल कर दीजिए और उससे काम चलता रहेगा। तो इसको भी आपको फ्यूल सेल को पढ़ना है। और एक लास्ट टॉपिक होता है कोरोजन, कभी कभार इस पर क्वेश्चन आते हैं। मेटल के सरफेस पर अनवांटेड ऑक्साइड, कार्बोनेट कुछ भी बन जाना, वो क्या होता है, कोरोजन होता है। तो कोरोजन का एक एग्जांपल हमने पढ़ा होता है, कौन सा वाला, रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे ही क्या होता है, कॉपर पे जो ग्रीन लेयर आ जाती है, ब्रॉन्ज के जो रस्ट, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, तो कोटिंग आने से टर्निश ऑफ सिल्वर है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ग्रीन कोटिंग, तो ये सब इसके एग्जांपल है। इससे कैसे प्रिवेंशन क्या होता है, पेंट, ग्रीस या प्राइमर जो रेड ऑक्साइड पेंट करते थे उससे। और एक होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन, मतलब आपने क्या करा, जैसे बड़े बड़े जहाज होते हैं, शिप होते हैं,
उनको कैसे बचाया जाता है रस्टिंग से, तो उसके नीचे क्या कर दिया जाता है, मैग्नीशियम जोड़ दिया जाता है, तो मैग्नीशियम और इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है, तो जो रस्टिंग आयरन पे होने वाली होती है वो मैग्नीशियम पर होती है, ठीक है ना, तो ये रस्ट कैथोडिक बोलते हैं। इसी तरह गैल्वेनाइजेशन है, ये कई बार आता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयरन के ऊपर किसकी, जिंक का प्लेटिंग कर दे, जिंक की कोटिंग कर दी अपन ने, तो जो रस्टिंग आयरन पे होनी थी वो जिंक पर होगी, तो गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस में आयरन पे जिंक की कोटिंग करके उसको बचाया जाता है। इसका मैंने प्रोसीजर भी लिख दिया है, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन का एक प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह यूज आता है, जैसे Fe, पहले क्या बनता है Fe+2 एनोड पर, उसका वो दिखाया हुआ है। फिर ये क्या होता है, कैथोड पर ये ऑक्सीजन और H+ ऐसे लेकर वाटर इस तरह से होता है। इन दोनों की ओवरऑल रिएक्शन ये आ गई, इसका ये क्या है, E0 सेल पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये ऐसा हो सकता है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है, फिर ये Fe+2 वाटर SO2 से Fe2O3 बन जाता है, और लास्ट में ये जो Fe2O3 होता है उसके ऊपर वाटर ऐड करके इस तरह से वाटर ऐड हो जाता है, और ये रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह क्या होता है, यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ फॉलोअप क्वेश्चन देख लीजिए हमेशा की तरह। हाउ मच मेटल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन करंट ऑफ, तो कर देंगे फैराडे लॉ से, सेकंड भी फैराडे लॉ का ही है। थर्ड चार्ज कैलकुलेट करना है, लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में बताया, ठीक है ना, डिस्चार्ज हो रही है तो क्या हो रहा होता है, और इन एन एक्सपेरिमेंट 0.5F, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है आपको मैंने, तो इसको आप सॉल्व अपने आप करें और मुझे बताएं, नहीं होगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ये हमारा कोर्स आज कंप्लीट हुआ है, एक तरह से हमने केमिस्ट्री को 44 वीडियोज में कंप्लीट कर दिया है आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो कंप्लीट तो हो गया, आप देखिए तो बच्चों देखिए ये एक सीरीज बहुत सक्सेसफुल रही है, बहुत सारे बच्चों ने इसका बेनिफिट उठाया है, और मैं चाह रहा हूं कि अब और आपके मित्र भी इसका बेनिफिट उठाएं। तो आप इसमें अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उनको शेयर करें इस सब चीजों को, ठीक है। और जो जिस वे में मैंने बताया, अभी क्या हुआ होगा सुनिए, कुछ वीडियोज आपसे मिस हो गए होंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे हो आप तो इतना तो आप कर सकते हो, थोड़ी लापरवाही तो चलती है, लेकिन अभी वी हैव स्टिल एनफ टाइम, तो अभी भी हमारे पास काफी टाइम है। तो जो वीडियोस रह गए हैं उन वीडियोस को वापस देखें, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ये अल्टीमेट वीडियोस हैं, इनसे आप, केमिस्ट्री में तो आपने देख लिया है, केमिस्ट्री के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको पूरा बता सकता हूँ कि ये जो मैंने पूरे सिलेबस को समराइज कर दिया है, ये कोई शॉर्टकट या क्रैश कोर्स नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को वापस देखें, जो भी मुश्किल लग रहे हैं, बस आप तो ये मानिए कि ये हमारा सिलेबस है और हमें इसको कवर करना है, बस इसी को पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब हम पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हमने इतने दिनों तक, तो अब जो ये लास्ट रेमेडी है, ये जो मैंने आपके लिए बनाई है, प्लीज, तो ये मेरा ओपिनियन है कि इनमें से आना चाहिए बच्चों, ठीक है। और आपको भी मुझे लगता होगा, अब आप इतना तो समझते ही हैं कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी नहीं है, तो ये आपको पूरी बातें बता दी गई है। तो प्लीज पढ़ते रहिए और डॉक्टर बनकर मुझे फिर कमेंट करिए कि आपकी सीरीज में से इतने सारे क्वेश्चन आए, उसका हमें बेनिफिट मिला और हम लाइफ में डॉक्टर बन पाए उससे, ये मैं सुनना चाहूंगा, और मुझे कोई आपसे सुनने की बात नहीं है, ठीक है। और तो आप इसको यूट्यूब पे और सब जगह आप प्रमोट करिए बच्चों, अगर अच्छा लगा है तो, और नहीं लगा है तो मत करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बाय।